नमस्कार। हम आज कक्षा 12वीं के अध्याय 3 बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। मौर्यों के पतन के बाद भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से यूनानी, शक, कुषाण व हूण जातियों ने आक्रमण किए। भारत पर बाह्य आक्रमण की जानकारी के स्रोत: गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य, दिव्यावदान, कालिदास के मालविकाग्निमित्र, बाण भट्ट के हर्षचरित व कलन की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। कनिष्क के दरबारी अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूर्यालंकार व सारीपुत्र प्रकरण से भी भारत पर बाह्य आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। नागार्जुन के शून्यवाद, सापेक्षवाद व माध्यमिका सूत्र से भी जानकारी मिलती है। वेन्सांग के यात्रा विवरण से, तारानाथ से, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक से व मिलिंद पन्नों से भी जानकारी प्राप्त होती है। कनिष्क की मुद्राओं से, सिकंदर के साथ आए नियारकस, आने सिक्रिटस व अरिस्टाबुलस जैसे लेखकों से भी जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी आक्रमण व भारत की राजनीतिक स्थिति: 327 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। उस समय उत्तर पश्चिमी भारत कई छोटे छोटे भागों में बटा था। गंधार, पौरव, तक्षशिला, कट, शूद्रक, मालव, मूषक, संबोस, अभिसार जैसे 25 राज्य थे जिनमें परस्पर शत्रुता थी। जैसे पौरव और तक्षशिला में शत्रुता, तक्षशिला व अभिसार में शत्रुता थी, शूद्रक व मालव में शत्रुता थी। इसी प्रकार अभिसार व पौरव में शत्रुता थी और संबोस व मूषक में भी शत्रुता थी। सिकंदर का साथ देने वाले देशद्रोही राजा तक्षशिला का राजा आम्बी व शशिगुप्त, इन दोनों ने सिकंदर का साथ दिया था भारत आक्रमण के समय। 327 ईसा पूर्व सिकंदर भारत की तरफ बढ़ा। सिकंदर सिस्तान, ईरान व अफगानिस्तान जीतता हुआ काबुल घाटी से होकर भारत पर चढ़ आया। उसने हावली और पास को जीता, फिर हिंदू कुश पर्वत पार किया। यहाँ शशिगुप्त ने उसका स्वागत किया। यहीं से उसने अपनी सेना के 2 भाग किए। एक हिस्से को सिंधु नदी पर पुल बनाने भेजा और दूसरे भाग को स्वयं लेकर भारत की ओर बढ़ा। यहाँ पर उसे तक्षशिला के राजा आम्बी ने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा और उसकी सहायता का आश्वासन भी दिया। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले सिकंदर की मुठभेड़ अस्मकों से हुई। उन्होंने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंत में सिकंदर विजयी रहा। इसके बाद उसने नीसा वाले गौरियों पर आक्रमण किया। उन्होंने बिना प्रतिरोध आत्मसमर्पण कर दिया। उसका अगला आक्रमण अश्वकायनों के राजा अष्टक पर हुआ। अष्टक ने अपने दुर्ग मस्सग में रहते हुए सिकंदर का प्रतिरोध किया। दुर्ग पर कई बार आक्रमण करने के बाद भी सिकंदर को सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दिन युद्ध के दौरान एक तीर राजा अष्टक को लगा व उसकी मृत्यु हो गई। राजा अष्टक की रानी क्लियोफिस ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा सिकंदर ने अश्वकायनों के 700 सैनिकों को मार दिया। सिकंदर मस्ग से आगे बढ़ा। रास्ते में कई जातियों को जीतता हुआ वह अपनी सेना के उस भाग से जा मिला जिसे उसने सिंधु नदी पर पुल बनाने भेजा था। ओहिंद के पास बनाए गए नावों के पुल को पार किया और तक्षशिला जा पहुंचा, जहां आम्बी उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा था। आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया और उसे उपहार में कई कीमती वस्तुएं भेंट की। राजा पुरु अथवा पोरस का प्रतिरोध 326 ईसा पूर्व। तक्षशिला से सिकंदर ने झेलम व चिनाब नदियों के बीच स्थित पौरव राज्य पर अधिकार करने का निश्चय किया। सिकंदर ने राजा पुरु अथवा पोरस के पास
आत्मसमर्पण कर सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। राजा पोरस ने सिकंदर को कहलवाया कि वह सिकंदर से रण क्षेत्र में ही मिलेगा। तब सिकंदर झेलम नदी के किनारे पहुंचा, जहां दूसरी तरफ पोरस अपनी सेना सहित उसका इंतजार कर रहा था। वर्षा का मौसम था और नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए सिकंदर को कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक दिन काफी वर्षा हुई। तब उस दिन रात के अंधेरे में सिकंदर ने झेलम को पार किया और पोरस पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में मुकाबला सुबह तक चलता रहा। सुबह होने पर युद्ध में तेजी आई। पोरस व उसके सैनिकों ने सिकंदर व उसकी सेना के छक्के छुड़ा दिए। यूनानी हारने ही वाले थे कि तभी पोरस की सेना में हाथियों के कारण भगदड़ मच गई और हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। सिकंदर के सैनिक घोड़े पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों पर तीरों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध का रुख बदल गया। राजा पोरस भी हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था और उसे कई घाव हो गए। पोरस मूर्छित सा हो गया था। तभी सिकंदर के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बंदी बनाकर सिकंदर के पास लाया गया। सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उत्तर में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। उत्तर सुनकर सिकंदर उसके साहस का कायल हो गया और उसने पोरस को स्वतंत्र करते हुए उसका राज्य उसे लौटा दिया। भारतीय यूनानी राज्य 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसके बाद में भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर बना, जिसने 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। वह पराजित हुआ। 306 ईसा पूर्व सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस तृतीय ने भारत पर आक्रमण किया। वह काबुल घाटी में राजा सुबाकसेन को हराया। इसी समय से भारत में यूनानी राज्य की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद डेमेट्रियस आदि कई राजा आए। मेनांडर यूनानी राजाओं में सबसे महान शासक था। मेनांडर या मिलिंद, पाली भाषा की पुस्तक मिलिंदपना के अनुसार उसकी राजधानी शाकल सियालकोट थी। मिलिंदपन के अनुसार मेनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया तथा उसका दरबार बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय स्थल बन गया। मिलिंदपन में मेनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक वार्तालाप दिया गया है, जिसमें उसने नागसेन से आध्यात्म व दर्शन शास्त्र के कई प्रश्न पूछे, जिनका नागसेन ने संतोषजनक उत्तर दिया। परिणाम स्वरूप मेनांडर बौद्ध बन गया। भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव। मुद्रा यानी सिक्के। यूनानी शासन का भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव सिक्कों पर पड़ा। भारतीय यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने सोने के ऐसे सिक्कों की ढलाई की जिन पर राजा का नाम, उपाधि व तिथि अंकित होती थी, जबकि भारतीय सिक्कों पर ऐसा नहीं होता था। कला व मूर्तिकला। यूनानियों ने भारतीयों को उत्तर पश्चिम में हेलेनिस्टिक कला से परिचित करवाया, जो बाद में गंधार कला कहलाई। व्यापार वाणिज्य। भारत व यूरोप के मध्य नए जल व स्थल मार्ग खुलने से व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ। भारत से रत्न, हाथीदांत, मसाले व वस्त्रों का यूनान को निर्यात व यूनान से विलासिता की वस्तुओं का आयात होता था। सांस्कृतिक प्रभाव व विलीनीकरण। भारतीयों की कई धार्मिक धारणाओं को यूनानी शासकों ने अपनाया। अंत में यूनानी विशेषताएं भारत में आत्मसात होकर भारतीय समाज व संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन हो गई। शक, सीथियन। भारत आने वाली दूसरी विदेशी जाति शक थी, जिसका निवास स्थान सीथिया होने के कारण सीथियन कहलाए। इन्होंने भी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से प्रवेश किया तथा भारत में इनकी 5 शाखाएं थी। पहली शाखा कपिशा में, दूसरी तक्षशिला में, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी उज्जैन में और 5वीं शाखा नासिक में स्थापित थी। शकों की इन भारतीय शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नासिक व उज्जैन की शाखा थी।
56 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया व इस विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। नासिक शाखा का महत्वपूर्ण शासक नहपान था। उसने सातवाहनों को पराजित कर उनके भूभाग पर अधिकार किया, किंतु 124 ईस्वी में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान का वध कर दिया। रुद्रदामन, शक शासकों में जयदामन का पुत्र रुद्रदामन सबसे प्रख्यात था। उसने संस्कृत भाषा में 150 ईस्वी में एक लेख जारी किया जिसे जूनागढ़ लेख कहते हैं। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, उसने जनता की भलाई के लिए इसका जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। कुषाण वंश, कुषाण पश्चिमी चीन के कानसू प्रांत की यूची जाति से संबंधित थे। इनको हुणों ने वहां से खदेड़ दिया। इनकी भी 5 शाखाएं थी जिनमें कुषाण महत्वपूर्ण व शक्तिशाली थी। इस वंश का संस्थापक कुजल कडफिसस था। कनिष्क, उसका साम्राज्य पश्चिम में ऑक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक, मध्य एशिया में खुरासान से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक था। कनिष्क की सैनिक उपलब्धियां: पार्थिया पर अधिकार किया, उज्जैन पर विजय हासिल की, मध्य एशिया की विजय की, पाटलिपुत्र विजय की। मगध पर अधिकार करके कनिष्क बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कश्मीर विजय, कश्मीर विजय करके कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर बसाया था तथा कुंडलवन विहार में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई। चीन पर चढ़ाई, वेनसांग के अनुसार कुषाण ने चीनी सम्राट हो ती को पराजित किया था। पेशावर पर चढ़ाई, कनिष्क ने पुरुषपुर या वर्तमान पेशावर में अपनी राजधानी स्थापित की। इस प्रकार कनिष्क का साम्राज्य विस्तार पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासन व उत्तर में पामीर से दक्षिण में कोंकण प्रदेश तक था। प्रशासन, कनिष्क का प्रशासन क्षत्रप प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध धर्म का पोषक कनिष्क, भारतीय इतिहास में कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है क्योंकि उसके प्रोत्साहन से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व कनिष्क ईरानी, यूनानी व हिंदू देवताओं में विश्वास करता था, लेकिन पाटलिपुत्र की विजय के बाद अश्वघोष के प्रभाव में आकर वह बौद्ध बन गया। शीघ्र ही वह अशोक के चिन्हों पर चल पड़ा। उसने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान कर कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा व तक्षशिला में स्तूपों व विहारों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों में भिक्षुओं को भेजा। कलन व वेनसांग ने भी कनिष्क को बौद्ध धर्म का महान संरक्षक व पोषक बताया है। उसने कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया व महायान शाखा का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध होते हुए भी उसने अन्य धर्मों का समान रूप से आदर किया। बौद्ध धर्म का विभाजन व चतुर्थ बौद्ध संगीति, इस बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इस संगीति के अध्यक्ष बौद्ध विद्वान वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस सभा में महाविभास ग्रंथ संकलित किया गया। इस बौद्ध संगीति का प्रमुख परिणाम बौद्ध धर्म का हीनयान व महायान शाखा में विभक्त होना था। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता दी और उसका प्रचार भी किया। महायान शाखा के सिद्धांत सरल थे, जिनका पालन सामान्य गृहस्थ भी कर सकते थे। इसकी भाषा संस्कृत थी तथा इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा को मान्यता दी गई। कला व साहित्य की उन्नति। कला, कनिष्क की कला के क्षेत्र में देन मूर्ति कला थी। उसके काल में मूर्ति कला के 3 केंद्र थे, मथुरा, अमरावती व गंधार। मूर्तियों में यूनानी देवताओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था। इस कारण इसे इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहते हैं। गंधार कला, भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित होने के कारण इस कला का नाम गंधार कला पड़ा। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरमुख नगर की स्थापना की। गंधार कला की मूर्तियों में यूनानी देवता अपोलो का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे भारी ओष्ठ, खींची हुई आंखें, घुंघराले बाल, लंबी मूछें, बोझिल वस्त्र। साहित्य, कनिष्क के दरबारी अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, महाकाव्य, सूत्रालंकार व सारीपुत्र प्रकरण ग्रंथ लिखे। एक अन्य विद्वान नागार्जुन थे, जिन्होंने माध्यमिका सूत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत किया। उन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। वे शून्यवाद के भी प्रवर्तक थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। इसके अलावा वसुमित्र, पार्श्व व संरक्षक अन्य विद्वान थे।
सिक्के। कुषाणों ने सोने व तांबे के सिक्के चलाए तथा सिक्कों पर भारत के स्थानीय देवता के चित्र अंकित थे। विदेशी व्यापार की उन्नति, आर्थिक स्थिति। उस काल में विदेशी व्यापार में वृद्धि के कारण भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बन गया था। व्यापार स्थल व जल मार्गों से होता था। पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, जहां से जहाज श्रीलंका व बर्मा जाते थे। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। रेशम भारतीय व्यापारियों की आय का बहुत बड़ा स्रोत था। कुषाण काल में भारत की रोम के साथ व्यापारिक समृद्धि बढ़ी। रोम को हाथी दांत का सामान, काली मिर्च, लौंग, मसाले, सुगंधित पदार्थ और औषधियां व सूती व रेशमी वस्त्र निर्यात किए जाते थे। रोम से प्रतिवर्ष लाखों स्वर्ण मुद्राएं भारत आने लगी। मुद्रा का व्यापक प्रचलन इस युग की प्रमुख देन है। इसके अलावा भारत के चीन, बर्मा, जावा, सुमात्रा, चंपा आदि देशों से व्यापारिक संबंध थे। कनिष्क के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, इस कारण कनिष्क के बाद उसके साम्राज्य का पतन हो गया। कुषाणों का भारतीय जातियों में घुल मिल जाना भी इतिहासकारों ने उनके पतन का कारण माना है। हूण। हूण मंगोलों की तरह ही मध्य एशिया की बर्बर व खानाबदोश जाति थी। इनकी उत्पत्ति काकेशस पर्वत से मानी जाती है। कई इतिहासकारों ने इन्हें बंजारों व गुर्जरों की उपजाति बताया है, तो कई इन्हें राजपूतों के पूर्वज मानते हैं। स्कंदगुप्त व हूण आक्रमण। स्कंदगुप्त के शासनकाल के अंतिम समय में हूणों का आक्रमण हुआ। उसने हूणों को पराजित किया। हूणों के राजा तोरमान ने गुप्तों के पतन के बाद आर्यावर्त को विजित कर भारत में स्थायी निवास बना लिया। तोरमान के बाद उसका पुत्र मीरकुल शासक बना। उसने ग्वालियर के पास पवैया नगर बसाया। हूणों का मुकाबला यशोवर्मन व बालादित्य ने मिलकर किया था। इसमें हूण पराजित जरूर हो गए, लेकिन मध्य एशिया न जाकर भारत की मुख्य धारा में मिल गए। हूणों ने हिंदू धर्म अपना लिया। हर हर महादेव का नारा हूणों ने ही दिया था। टॉपिक समाप्त।